गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा आज हम हिस्ट्री का 10th लेसन है द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और जो हर्षवर्धन थे ये एंशियंट इंडिया के लास्ट रूलर थे। आफ्टर हिज डेथ उनकी डेथ के बाद द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स ड्यू टू द माइजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज वीक सक्सेसर्स। उनकी डेथ के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो होल एम्पायर थी उनको छोटी छोटी किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रही हर्षवर्धन की डेथ के बाद, ठीक है। और दूसरा कोई आगे सक्सेसर थे वो वीक थे। सक्सेसर का मतलब होता है कि जो हर्षवर्धन के बाद गद्दी पर बैठने वाले थे एज ए किंग, वो सभी क्या थे? वीक सक्सेसर थे। इसी के कारण प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नहीं चल पा रहा था, तो उनको स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। दिस वॉज ए पीरियड ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। इससे नॉर्थ इंडिया में क्या आ गई? इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। मतलब कि अगर तो एक राजा हो, एक किंगडम, तो हम कहेंगे कि स्टेबल है, मतलब उसी के रूल के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। लेकिन अगर कितने राजे बन के बैठ जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी होगी, सभी के अपने अपने रूल होंगे। तो मतलब हर्षवर्धन की डेथ के बाद 3 पावरफुल किंगडम्स अराइज बिटवीन 750 CE एंड 1000 CE। 750 to 1000 CE के बीच 3 किंगडम्स हैं वो पावरफुल, वो मर्ज हुई। उनके नेम क्या हैं? जिन्होंने हर्ष की फुल एम्पायर को र्यून मतलब तबाह कर दिया। एंड हेंस दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ 3 एम्पायर। इसलिए हर्षवर्धन के बाद के 750 से 1000 CE के टाइम को हम एज ऑफ 3 एम्पायर्स भी कहते हैं। वो 3 कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहले राष्ट्रकूट, सेकंड पालस, थर्ड है प्रतिहारस। पहले है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने नॉर्थर्न पार्ट के ऊपर, डेक्कन के नॉर्थर्न पार्ट के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। द पल्लव्स इन ईस्टर्न इंडिया, उन्होंने ईस्टर्न पार्ट पर कंट्रोल कर लिया, जैसे बंगाल और बिहार रीजन आ गए। और प्रतिहारस ने अवंती में, मतलब साउथ वाली साइड, राजस्थान एंड गुजरात वाली साइड में कंट्रोल कर लिया। द 3 मेन किंगडम्स थ्रो कॉन्टीन्यूसली इंगेज इन वॉर्स। ये तीनों किंगडम्स में कॉन्टीन्यूसली वॉर चलती रहती थी कि मैं पूरी एम्पायर संभालूंगा, मैं पूरी एम्पायर संभालूंगा। वर सक्सेसफुल प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन विच हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो मतलब ये नहीं है कि हमें पता है कि अगर कोई बुरा है उसमें कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी। वैसे ही हर्षवर्धन के बाद जो ये 3 एम्पायर्स आई, इनमें क्या अच्छी बात थी? इनमें आर्ट और लिटरेचर की प्रोग्रेस थी। इनकी आर्ट बहुत अच्छी थी, प्रोग्रेस, उन्होंने लिटरेचर में भी प्रोग्रेस की, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में 1 by 1 है वो स्टडी करेंगे, राष्ट्रकूटस, पल्लस और प्रतिहारस। सबसे पहले हम करेंगे राष्ट्रकूटा के बारे में। द राष्ट्रकूटास established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE। मैंने आपको पहले ही बताया जो 3 एम्पायर का टाइम है वो 753 से लेके 1000 तक है। तो सबसे पावरफुल एम्पायर 753 में मर्ज हुई। दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। वो कौन कौन से एरिया के मास्टर बन गए राष्ट्रकूटास? इन्होंने प्रेजेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपको नेम बताए हैं।
जहाँ पर आज गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इन स्टेट जहाँ पर आज ये स्टेट हैं उन प्लेसेस पर राष्ट्रकूटा ने अपना कंट्रोल कर लिया। देयर एम्पायर एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो राष्ट्रकूटा की एम्पायर थी वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी। और सबसे रियल फाउंडर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। राष्ट्रकूटा एम्पायर के फेमस लीडर फाउंडर कौन है? दंती दुर्गा। दंती दुर्गा। द राष्ट्रकूटाज वर ग्रेट वॉरियर्स, मतलब ये फीचर बताए हैं राष्ट्रकूटाज के, वो ग्रेट वॉरियर्स थे, मतलब कि महान योद्धा थे, लड़ाई करने में, फाइटिंग में अच्छे थे वो। सेकंड आर्ट लवर, उनको आर्ट से बहुत प्यार था। थर्ड स्कॉलर्स, वो बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रकूटाज को भी काफ़ी टाइटल्स मिले हुए थे, चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भट्टारक, ठीक है। ये टाइटल है जो राष्ट्रकूटाज को मिले हुए थे। दे मेंटेन्ड ह्यूज आर्मीज एंड इनकरेज ट्रेड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। उन्होंने आर्मी भी बनाई हुई थी, ठीक है, और ट्रेड को भी इनकरेज किया था। किसके लिए? लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए। राष्ट्रकूटाज फॉलोड जैनिज्म। राष्ट्रकूटा जो ज़्यादातर फॉलो करते थे वो जैनिज्म था, लेकिन उनमें खास बात थी बट आल्सो पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि वो ये नहीं थे कि अगर वो जैनिज्म है तो सिर्फ जैनिज्म को ही प्रमोट करते थे। वो सभी धर्मों को जो उस समय चल रहे थे, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, सभी को प्रमोट करते थे। राष्ट्रकूटा रूलर वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, ये हमने पहले ही पढ़ा है, आर्ट लवर थे वो, एंड लर्निंग, उनको लर्निंग का भी बहुत शौक था और आर्ट का भी। देयर रूल सॉ द फ्लॉरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर, उनके जो रूल थे हम किस में देख सकते हैं? उनके लिटरेचर में। जो उन्होंने इस समय लिटरेचर लिखे, हमें उनके उस लिटरेचर में से उनके रूल हैं वो पता लग सकते हैं। देखो आपको पिक्चर में दिखाई गई है, ये एलोरा केव है। इनसे देखो यहाँ पर आगे एलिफेंट बने हुए हैं, एलिफेंट्स की शेप्स बनी हुई है, कितनी अच्छी उस समय आर्किटेक्चर किया हुआ है, इसका डिज़ाइनिंग की हुई है, ठीक है। इन्होंने ये लिखा है रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा। एलोरा में देखो कैसे रॉक्स काट काट के इन्होंने टेम्पल बनाए, बिलोंगिंग टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्ट्स आर ए प्रूफ ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूटास। देखो उन्होंने सिर्फ एक रिलीजन के मंदिर नहीं बनवाए, उन्होंने हिंदू के, बुद्धिस्ट के, ठीक है, और जैन धर्म के जो टेम्पल है वो बनवाए। इससे पता चलता है कि राष्ट्रकूटा एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते थे। एक किंग और आगे अमोघ वर्षा, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हु वाज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। संस्कृत जो लैंग्वेज है उनके ग्रेट लवर कौन थे? अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा ने भी संस्कृत में एक जो लिखे थे लिटरेचर, उसका नाम है कविराग मार्गा, ठीक है। ही रोट कविराग मार्ग, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ पोइट्री। उन्होंने ये जो इसमें कन्नड़ पोइट्री का भी यूज़ किया है। कन्नड़ एक लैंग्वेज का नाम है, कन्नड़। बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी द चालुक्यस क्रश्ड द पावर ऑफ राष्ट्रकूटा, लेकिन 10th सेंचुरी के एंड तक चालुक्य ने राष्ट्रकूटा की पावर को क्रश मतलब ख़त्म कर दिया, कुचल दिया, एंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम, और इस किंगडम के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इस तरह से राष्ट्रकूटास का आपको ये भी बताया है कि वो कैसे मतलब कि आए और कैसे ख़त्म हो गए। इसमें उनकी बिगनिंग भी बताई गई है और एंडिंग भी, ठीक है बेटा। राष्ट्रकूटास के बारे में अच्छी तरह से आपको पता लग गया होगा। कल हम पल्लस के बारे में, प्रतिहारस के बारे में करेंगे। ओके बेटा, बाय बेटा।